सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अच्छे न्यूज़। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन में हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हम इसमें बीएससी से लेके एमएससी तक के सारे जितने भी आपके टॉपिक हैं उनको लेंगे और इसको 7 से लेके सारे बच्चे देख सकते हैं हाई लेवल तक के, क्योंकि इस वीडियो में फूड जर्नी के बारे में भी बताया गया है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है न्यूट्रिशन में। चलिए देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स पर गौर करेंगे। हम बात करेंगे फूड कंस्टिट्यूएंट्स की, उसके बाद डाइजेशन पर जाएंगे, फिर काइंड्स ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे, फिर प्रोसेस इन डाइजेशन पढ़ेंगे जैसे कि सिक्रीशन, मोटालिटी, इंजेशन, ये सारी प्रोसेस होती हैं डाइजेशन में, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन फूड स्टफ के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, ये सब चीज़ें आ जाती है। और लास्ट देन हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का वो जानेंगे जिसको हम कहते हैं फूड जर्नी। फूड माउथ से लेके एनस तक के सफ़र को हम इसमें जानेंगे और इसके दौरान कौन कौन से जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, हार्मोन होते हैं, एंजाइम होते हैं, रिलीज होते हैं, इनका सिक्रेशन होता है, कैसा इनका एक्शन होता है, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं फूड कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में। देखिए बेसिकली जो फूड कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर और फिज होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि आपको पता है एनर्जी के लिए ह्यूमन डाइट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे ह्यूमन हो फिर चाहे प्लांट हो। प्लांट में भी जब हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमने देखा होगा जो ऑक्सीजन के साथ जो मटेरियल बाहर निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट एक सिंपल टर्म है शुगर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो सेल के पास जाता है एमिनो एसिड के फॉर्म में, और ये लिविंग सेल के लिए स्ट्रक्चर और फंक्शन रोल प्ले करता है। बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बॉडी सेल जो टिश्यूज होते हैं बॉडी के, उनकी ग्रोथ और उनके रिपेयरिंग के। अब हम बात कर लेते हैं फैट। फैट के जब बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि इंसान मोटा हो रहा है। और ये फैट बढ़ता किस वजह से है? बटर, घी, मिल्क, फिश, ऐसी चीज़ें खाने से। ऑयली जब हम चीज़ ज़्यादा खाने लग जाते हैं तो फैट में बेसिकली होता क्या है? फैट में होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। देखिए विटामिन का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। क्यों? अगर विटामिन ज़्यादा हो जाएंगे जैसे ए बी सी डी ई के, अगर ये ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में पाए जाएंगे तब भी हमें डिजीज हो जाएगी, और अगर नहीं कम मात्रा में पाए जाएंगे तब भी हमें डिजीज हो जाएगी, राइट। ऐसा ही केस मिनरल के साथ भी है, जैसे आयरन, कैल्शियम, कॉपर, आयोडीन, सोडियम, फास्फोरस, जिंक, ईटीसी, जितने भी होते हैं ये सब मिनरल्स होते हैं, उनकी कमी या फिर अधिकता से भी हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अब हम वाटर की बात करते हैं। वाटर हमें बताया कि 70% हमारी बॉडी में वाटर पाया जाता है जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बात कर ले रफीज क्या होता है। देखिए जो भी हम फूड खाते हैं तो इसमें फाइबर की कुछ मात्रा मिली होती है और वो इसलिए ज़रूरी है ताकि फूड मूवमेंट कर पाए। अगर हम माउथ में फूड डालते हैं तो यहाँ पर रफीज मिलता है तो क्या होता है? हमारे फूड पाइप में चले जाता है। इस मूवमेंट को लेकर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये रफीज ना हो तो ये खाना हमारी जगह जगह पर अटक जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते। अब हम बात करते हैं डाइजेशन की। देखिए डाइजेशन एक सिंपल सी एक प्रोसेस है पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स जो है इंक्लूड होते हैं, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और सर्वाइव करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, सेल रिपेयर के लिए। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म माइन्यूट फूड पार्टिकल्स को खाते हैं उनको माइक्रोफेगस कहते हैं, लेकिन जो लार्ज फूड पार्टिकल्स को खाते हैं उनको मैक्रोफेगस कहा जाता है, राइट। अब जो हम फूड खाते हैं उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं, जैसे कि दाल खा लिया हमने, हमने मिल्क पी लिया, तो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको खा रहे हैं या फिर पी रहे हैं। अब हमारी बॉडी में जाके इसको सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब होना है, क्योंकि हमारा सेल दाल या फिर मिल्क तो लेगा नहीं ना। हमारा सेल क्या लेगा? उसमें से प्रोटीन लेगा, उसमें से कैल्शियम होगा, लेगा, मिनरल्स लेगा। वो दाल तो लेगा नहीं। तो इसको क्या करना है? इसको कॉम्प्लेक्स फूड से किस में बदल जाना है? सिंपल फूड में बदल जाना है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? मैकेनिकल और बायोकेमिकल दोनों प्रोसेस होती हैं। मैकेनिकल जैसे फूड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बायोकेमिकल जहाँ पर केमिकल हो रहे हैं, जहाँ पर डाइजेस्टिव जूस मिल रहा है, ये सब चीजें। ओके। अब हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट
जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं माउथ, फेरिंग्स, एजोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। दूसरा हमने इसको डिवाइड किया एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में जिसमें हम सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं काइंड्स ऑफ डाइजेशन, कितने टाइप्स का डाइजेशन देखने को मिलता है। देखिए बेसिकली 2 टाइप्स का डाइजेशन होता है, एक होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर, इंट्रा मतलब होता है इनर, सेलुलर मतलब सेल में, जो डाइजेशन सेल के अंदर होता है, विद इन अ सेल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब जितने भी स्मॉल एनिमल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ में आने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, राइट, वो क्या है, वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन को शो करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पहले से ही स्मॉल है, राइट। स्मॉल बॉडी होने के कारण उनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए वो कैसा डाइजेशन शो करेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन शो करेंगे। और ये जो डाइजेशन होता है बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है। अब हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बारे में। यहाँ पर जो डाइजेशन होता है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है, या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल में होता है। अब आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल यानी माउथ, फेरिंग्स, ओइजोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जिसके पास भी होंगे उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन, ह्यूमन, और जितने भी ऑल हायर एनिमल्स इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिकली जो प्रोसेस होती है, जब डाइजेशन हो शुरू होता है तो बहुत सारी प्रोसेस होती है, 6 से मेन प्रोसेस है, उनके बारे में जानते हैं। इंजेक्शन, जब हम फूड को अपने माउथ पे रखते हैं, सिक्रीशन, जब जैसे ही माउथ पे रखते हैं तो बहुत सारी हार्मोन, जूस, एंजाइम रिलीज होने लग जाते हैं। उसके बाद मोटेलिटी, जब फूड माउथ से ऑइजोफेगस में जाता है, फिर स्टोमच में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये मोटेलिटी के अंदर आ जाता है फूड मूवमेंट्स के बारे में। यहाँ पर डाइजेशन अब कहाँ पर होता है, स्टोमच में जाके इसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा, राइट। फिर एब्जॉर्प्शन, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली होते हैं वो एब्जॉर्ब करके फूड को अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाते हैं, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद आता है डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब फूड का एलिमिनेशन हो जाना, मतलब जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो फेसेस यानी कि मल, इसका क्या हो जाना, एलिमिनेशन हो जाना एनएस के थ्रू। ठीक है, ये सारी प्रोसेस को हम पढ़ेंगे, पर कहाँ पर पढ़ेंगे, फूड जर्नी के अंदर पढ़ेंगे, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए ये पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारी जो जितने भी डाइजेशन हो रहे हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो, फिर चाहे वो प्रोटीन का हो, फिर चाहे वो फैट का हो, यहाँ पर अलग अलग एंजाइम रिलीज होते हैं, अलग अलग एक्शंस देखने को मिलते हैं, इसलिए ये जरूरी होते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की, तो हमें पता चलता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होता है, अगर इसमें वाटर का एडिशन हो जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से वाटर मॉलिक्यूल्स का जब जुड़ जाता है, तो उसका हाइड्रोलिसिस होना शुरू हो जाता है। जब फूड को मुंह में चबाया जाता है तो ये सलाइवा से मिक्स हो जाता है। अब सलाइवा में क्या होता है, जिसमें मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे पेटालिन होता है और पैरोटिड ग्लैंड मौजूद होती है। अब मैं आपको आगे इसमें डायग्राम दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इस एंजाइम द्वारा अब 30% स्टार्च जो है माउथ में ही हाइड्रोलाइज हो जाता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर करूँ, जो कार्बोहाइड्रेट है वो जाता है स्टार्च में, स्टार्च जाता है शुगर में, ठीक है, फिर वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंपाउंड में टूट जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि डाइजेशन कैसे हो रहा है, लेकिन अब एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म में होता है, आपने पढ़ा होगा मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड, इनके बारे में, और सीधे ब्लड स्ट्रीम में जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विली के थ्रू। ब्लड जो होता है कैरी करता है शुगर को और इसको लीवर तक ले जाता है, जहाँ शुगर जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर स्टोर हो जाता है। अब ये गॉल ब्लैडर में जाके वहां पर स्टोर हो जाता है, और एक और चीज गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होती है वो है बाइल जूस। ठीक है, वो लीवर जो है सिक्रीट करता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं।
डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। अब फैट का डाइजेशन कैसे हो रहा है? देखिए, फैट जो होता है सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, फैट जो है सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर क्या होता है, जो ट्राइग्लिसराइडिहाइड का हर एक मॉलिक्यूल एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से बना होता है। राइट, समझ में आया? ट्राइग्लिसराइडिहाइड का पूरे के पूरा मॉलिक्यूल्स जो होता है वो एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। फैटी एसिड की लेंथ अगर अलग अलग होती है और ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेट हो सकते हैं। मे भी हो सकता है ये अनसैचुरेटेड हो और हो सकता है कि सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। राइट, अब जो फैट है वो फैटी एसिड में टूट जाता है। आपको पता होगा जो फैट है वो फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च में ब्रेक डाउन होता है और जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है। चलिए अब बात करते हैं इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है जिसमें हम फैट का डाइजेशन पढ़ते हैं, यहाँ पर फैटी एसिड क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के जुड़ने की वजह से। देखिए, वाटर तो हमारी हर प्रोसेस में इम्पोर्टेंट है, हर प्रोसेस में यहाँ पर यूज किया जाएगा, ठीक है। और जो ऑब्जर्प्शन होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। जो फैट है वो इंटेस्टिनियल विली से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो इंटेस्टिनियल विली होती है जिसको हम आंतों की विली भी कहते हैं, एक विली होती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लैक्टीरियल फैट्स को एब्जॉर्ब इसमें से किया जाता है। राइट, अब क्या हो जाता है, जो लैक्टीरियल से जो फैट जो पास हुआ होता है वो लिम्फ वेसल्स में चले जाता है और फाइनली ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से थोरैसिक डक्ट या फिर जिसको हम हिंदी में वक्ष वाहिनी भी कहते हैं एक्चुअली में, इससे मेन वेसल्स होती है, जैसे लिम्फेटाइक वेसल्स होती हैं, यहाँ पर लिम्फेटाइटिक सिस्टम भी पाया जाता है और यहाँ पर उसको पहुंचा दिया जाता है। और यहाँ पर जैसे ये पहुंचता है तो ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है फैटी एसिड्स में और चीज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इंटेस्टिनियल विली के पास जैसे ही फैट पहुंचा फैटी एसिड के फॉर्म में, फिर ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लिम्फ वेसल के थ्रू और फिर ब्लड सिस्टम से हर अलग अलग जगह पे पहुंचा दिया जाता है जहाँ पर इसकी जरूरत होती है। चलिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे, जो प्रोटीन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता होगा बेसिकली हमारे सेल्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रोटीन्स का, और प्रोटीन की कमी से बहुत बहुत ज़्यादा डिजीज होती है, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर देखने को मिलता है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स के जुड़ने की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, यहाँ पर पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं। अगर आप प्रोटीन्स का फॉर्मूला लिख के इसको खोलेंगे तो आपको पेप्टाइड बॉन्ड देखने के मिलेंगे। ये पेप्टाइड बॉन्ड में जब वाटर का हाइड्रोलिसिस हो जाता है या वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है और इसी से प्रोटीन का डाइजेशन इन्वॉल्व है और शुरू हो जाता है। स्टोमस में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। पेप्सिन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंजाइम है जो कि स्टोमच में रिलीज होता है। याद रखिएगा, पेप्सिन एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंजाइम है जो कि स्टोमच में रिलीज होता है, जो प्रोटीन डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको शुरू करता है। पेप्सिन, याद रखना कि पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। और यहाँ पर सिक्रीट होता है, फिर ये पेप्सिनोजन में बदल जाता है, इसको फिर पेप्सिनोजन कहा जाता है और ये गैस्ट्रिक एसिड द्वारा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये पेप्सिन गैस्ट्रिक एसिड के पास पहुंचता है तो एक्टिवेट हो जाता है और लगभग इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 2.0 पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और जब इसका पीएच वैल्यू जो है 5.0 होता है तो ये इनएक्टिव होता है, राइट। अब हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? प्रोटीन जो है एज अ रिजल्ट एक अल्फा एमिनो एसिड के में हाइड्रोलाइज हो जाता है। हमने पढ़ा है कि प्रोटीन्स एमिनो एसिड में हाइड्रोलाइज होता है और ये अल्फा एमिनो एसिड्स में हाइड्रोलाइज होता है।
अब क्या होता है, जो फॉस्फोरिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है, ये फॉर्म होने लग जाते हैं, लेकिन अल्फा अमीनो एसिड एक प्राइमरी यूनिट होती है जो लिबरेट होती है, या फिर लिबरेट हम कह सकते हैं मुक्त होती है, और कुछ अल्फा अमीनो एसिड कंसंट्रेशन जो होती है इनके ग्रेडियंट्स की, वो अगेंस्ट होती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। मतलब इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन है कि जो ग्रेडियंट होते हैं इनके अगेंस्ट इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि ग्लूटामिक एसिड या फिर एस्पिरिक एसिड, इनके इस केस में ऐसा नहीं होता है। इनके केस में इनको अलाउ करा जाता है कि अब चलो करके। जहाँ पे इंस्टेंटेनियस म्यूकोसा होता है, अब ये म्यूकोसा का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे फूड जर्नी में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्या करता है, ट्रांसमिशन का काम करता है, लेकिन बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बिना कोई भी ऐसा कुछ रुकावट नहीं आती है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, और उसके बिना ही जो है प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। सिंपली उसको अल्फा अमीनो एसिड्स में टूटना होता है, फिर ब्रेक डाउन होना होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं जी। आ गया, बहुत अच्छा टॉपिक है फूड जर्नी के बारे में। इसको एक कहानी बनाते हुए हम पढ़ेंगे, एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, ताकि हम पूरी फूड जर्नी याद हो जाए। जितने टॉपिक अभी तक पढ़ लिए हैं वो सारे इसके अंदर आने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, हमने बात करी थी कि फूड जर्नी शुरू होती है ओरल कैविटी, टीथ और टंग से। इसमें हम सबसे बेसिकली इसको हम बोल देंगे माउथ। माउथ के बाद हम पढ़ेंगे स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, फेरिंग्स, ओइजोफेगस, स्टोमस, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, माउथ। अब ये माउथ क्या है? माउथ एक ऐसा पार्ट जहाँ से हमारी फूड जर्नी शुरू हो रही है। जब हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं तो यहाँ पर इंजेशन या फिर मस्टिकेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। हमारे टीथ जो है खाने को चबाना शुरू कर देते हैं। इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम जब रोटी खाते हैं तो उसको सीधे तो हम निकल नहीं सकते ना, तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में तोड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर ये सलाइवा के साथ मिक्स होता है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। अब सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड से यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, इसके अंदर भी बहुत सारी ग्लैंड होती है। जैसे देखें, जैसे इंफ्रा ऑर्बिटल, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। आपको एक बात बता दूं, जो इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड है वो ह्यूमन में नहीं पाई जाती है, और बाकी तीन की तीन ग्लैंड पाई जाती है। जैसे पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो सीक्रेट करती है सीरस ज़ाइमोजिन ग्रैन्यूल्स का, और ये फेस के नीचे दोनों साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले सब लिंगुअल ग्लैंड का। ये क्या सिक्रेट करती है? ये प्रीडोमिनेटली म्यूकोस की सिक्रेट करती है, और इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है जब हम पढ़ते हैं अपनी स्टोमस के बारे में, तब आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ पर है लास्ट ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जिसका भी डायग्राम में दिखाऊंगी आपको कहाँ पर प्रेजेंट है। ये प्रोड्यूस करती है सीरस और म्यूकस को। चलिए, इस डायग्राम में देखिए, अपनी राइट हैंड वाली डायग्राम को देखिए जरा। यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड, टीथ बताए गए, सब लैंग्वेज गया, और सब मेंडिंग ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर ही प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट है ना, उसके बारे में थोड़ी सी, उसके बारे में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि सलाइवा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सलाइवा जो होता है, मैन में जो सलाइवा पाया जाता है, अदर जितने भी एनिमल्स होते हैं, विस्कस होता है, कलरलेस होता है। इसका जो पीएच वैल्यू होता है 6.8, ये पूछा जा सकता है कॉम्पिटिशन में। अब जो होता है, ये सिक्रीट होता है स्मॉल क्वांटिटी में, बट जो फूड प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में, जब प्रेजेंट होता है फूड, तो इसकी जो वैल्यू है या फिर जो इसकी मात्रा है वो बढ़ जाती है, इसकी क्वांटिटी तब बढ़ जाती है। और सलाइवा कंटेन 99% वाटर और अदर कंपोनेंट्स। और अदर कंपोनेंट्स क्या है? जैसे सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। सेलुलर कंपोनेंट जैसे कि ओरल म्यूकोसा, ल्यूकोसाइट्स एंड न्यूमेरस बैक्टीरिया। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कुछ अमोनिया के ट्रेसेस भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड, सिट्रेट्स एंड विटामिन होते हैं। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ग्लूकोज पार्शियली एब्सेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, ये आएगा तो नहीं, जरूरी भी नहीं याद करना, पर कॉम्पिटिशन में अब कभी कभी आ जाता है।
तो अब हम बात कर लेते हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम कौन कौन से होते हैं सलाइवा में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ ही एक टॉपिक कनेक्टेड है, एक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, जिसमें एंजाइम हार्मोन सब कुछ आता है। सलाइवा कंटेन करा रहता है लार्ज नंबर में एंजाइम्स को। बहुत सारे एंजाइम हैं जिनके बारे में आप गूगल पर पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पर बेसिकली हम 2 एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले हम बात करेंगे एमाइलेज की, फिर हम बात करेंगे लाइसोसोम की, लाइसोजाइम की सॉरी। जो एमाइलेज होता है, इसका नाम पेटालिन भी है। इसको सलाइवरी एमाइलेज जो होता है प्रोड्यूस करता है। सलाइवरी एमाइलेज को पैनक्रियाटिक एमाइलेज से अलग करने के लिए इसे पेटालिन भी कहते हैं, क्योंकि ये सलाइवरी एमाइलेज को पैनक्रियाटिक एमाइलेज से अलग कर देता है, इसीलिए इसे पेटालिन भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होगा वो पैनक्रियास में रिलीज होगा और सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा में आ जाएगा आपका। इसको अलग कर दे तो हम बता देते हैं ये पेटालिन है। पर अब इन दोनों को एंजाइम को एक समान ही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों एंजाइम अलग अलग नहीं है, बेसिकली वो अलग अलग जगह से सिक्रेट हो सकती हैं, पर अलग अलग नहीं है, एक ही एंजाइम है। चलो ठीक है। जो स्टार्च होता है या फिर जो ग्लाइकोजन होता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज और आइसोमाल्टोज और डेक्सट्रीन और कुछ ग्लूकोज में हाइड्रोलाइसिस करता है। ये जो एंजाइम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको? ये पेटालिन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज, आइसोमाल्टोज, डेक्सट्रीन और ग्लूकोज में हाइड्रोलाइसिस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब हम पढ़ते हैं लाइसोजाइम के बारे में। ये जो एंजाइम होता है एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। ये जो एंजाइम एक पॉलीसेकेराइड है, जो कि बैक्टीरिया की कई अलग अलग स्पीसीज की सेल वॉल में मौजूद होता है। हमारे शरीर में बैक्टीरिया पाई जाती है तो आपको पता होगा ही। कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड को हाइड्रोलाइसिस करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिससे वो मर जाते हैं और घुल जाते हैं। इसके एक्शन से पार्शियली रूप से म्यूसिन के प्रेजेंस में से रिलेटेड होता है, मतलब माना जाता है कि यहाँ पर म्यूसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब म्यूसिन क्या है वो भी आगे आने वाला है, ये मैं पढ़ाऊंगी स्टोमच में, क्योंकि वहाँ पर अगर पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, डिटेल में समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में, ठीक है। अब फेरिंग्स कहाँ पर होता है? माउथ से जब नीचे को खाना आता है ना तो ये फेरिंग्स में आता है। यहाँ पर क्या होता है, खाना नीचे को आने लग जाता है, यहाँ पर फूड जो है फेरिंग्स में आता है, जिसको हम थ्रॉट भी कहते हैं। ये एक फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब होती है जो बाद में इंटरनल नर्व से एजोफेगस तक फैली होती है, और इसके बाद एजोफेगस ही आता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में के लिए कॉमन पासवे है। यहीं से जब हम अगली वीडियो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आने वाली है तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। और ये जो फेरिंग्स है ये दोनों में रोल प्ले करता है। अभी बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब जो ये फेरिंग्स है जो स्केलेटल मसल से बनी होती है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा लाइंड होती है दोनों ओर से, चारों ओर से, और इसे 3 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया गया है, जैसे नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लाइनोफेरिंग्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो नेजोफेरिंग्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्पायरेशन में वर्क करता है, ठीक है, लेकिन बाकी दोनों जो फेरिंग्स होते हैं वो डाइजेशन और रेस्पायरेशन दोनों में हेल्प करते हैं। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए, अगर कॉम्पिटिशन में अगर ये आ जाता है तो पूछ लिया जाता है काफी बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑइजोफेगस की। जैसे ऑइजोफेगस का ना ज़्यादा काम नहीं होता है, इसका काम सिर्फ इतना होता है कि फूड को पकड़ के सीधे आपके स्टोमच तक पहुंचा दे, इसलिए इसको फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। ये कनेक्टेड होता है फेरिंग्स से और स्टोमच से, ऊपर वाली पार्ट यानी फेरिंग्स से और नीचे पार्ट स्टोमच तक कनेक्टेड होता है। एक मस्कुलर ट्यूब है और इसमें ग्लैंड पाई जाती है जिसको सब म्यूकोजल एजोफेगल ग्लैंड कहा जाता है। इसका फंक्शन होता है ये सिक्रीट करता है म्यूकस को लुब्रिकेशन के लिए, जिससे जो कि एजोफेगल इपिथेलियम की लाइनिंग से कंप्लीटेड होता है, ठीक है। यहाँ पर एजोफेगस का कोई भी रोल नहीं है केमिकल डाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज सिक्रीट नहीं होती है, मतलब यूज नहीं की जाती है डाइजेशन। अब हम बात करते हैं स्टोमच की। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टोमच। जो स्टोमच होता है वो फुंडिस से जो है
शुरू होता है, इसका लार्ज और मेन पार्ट होता है फंडस, और यहीं से ये अटैच होता है। देखिए आप देख भी रहे होंगे स्ट्रक्चर में, ऊपर आपको इजोफेगस दिख रहा होगा, नीचे आपको फंडस दिख रहा होगा, तो मतलब स्टोमच का अपर पार्ट कनेक्टेड होता है फंडस से, और लोअर पार्ट जो कनेक्टेड होता है डिओडोनम से, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में नीचे दिख रहा होगा, राइट। और इसको जो है डिओडेनम भी कहा जाता है, और इसको पाइलोरिक पोर्शन भी कहा जाता है। नीचे का जितना भी पोर्शन होता है इसको पाइलोरिक पोर्शन भी कहा जाता है। डाइजेशन में बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो स्टोमच का है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो डाइजेशन में जो स्टोमच की वॉल है वो न्यूमेरस डीपली है, और पीटेड है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूसेस को, राइट। जो स्टोमच है यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। यहाँ पर कितने टाइप के, इनको किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, अभी हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम जानते हैं कौन कौन से पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। जैसे इसको हम पहला बोलते हैं हम कार्डिक ग्लैंड के बारे में। कार्डिक ग्लैंड कैसी है, एक जो है ट्यूबुलर एस्मॉस ग्लैंड है, ये ट्यूबुलर है, ट्यूब के टाइप की है, और एक मॉइस्चर वाली ग्लैंड है पूरी की पूरी। यहाँ पर म्यूकस सेल प्रोबेबली सिक्रीट करते हैं म्यूसिन को। एक्चुअली म्यूसिन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो स्टोमच की जो इनर वॉल्स है ना, यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि स्टोमच में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज हो रहा है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक हॉट एसिड है, तो इसको स्टोमच की वॉल्स को बचाने के लिए हमें जब म्यूसिन की जरूरत पड़ती है, जो कि कार्डिक ग्लैंड जो है रिलीज करती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमें मिलती है फंडल ग्लैंड। यहाँ पर क्या होता है, इसका क्या काम है, ये एक ट्यूबुलर ग्लैंड है ये भी, और इसमें कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है, लाइन पाई जाती है, और ये सिक्रीट करती है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। ये क्या करती है, जो एप्रोप्रिएट मीडियम है इसको गैस्ट्रिक एंजाइम बनाती है, मतलब बहुत सारे गैस्ट्रिक एंजाइम भी पाए जाते हैं। अब तीसरी हमारी आती है पाइलोरिक ग्लैंड। ये पाइलोरिक ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये कंपाउंड कॉन्वोल्यूट ट्यूबुलर एलोवेटेड ग्लैंड है। यहाँ पर जो है क्या मेन काम होता है, यहाँ पर चीफ सेल पाई जाती हैं जो कि पेप्सिन का सिक्रीशन करती हैं। ये पेप्सिन जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ लिया है, प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्सिन का बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड भी पाई जाती है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर चीफ सेल्स होती हैं जो पेप्सिन का सिक्रीशन करती हैं। जो मिल्क कर्डिंग एंजाइम होता है यहाँ पर वो भी जो है सिक्रीट होता है, जिसको हम रेनिन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन क्या क्या एक्शन कर रहा है। पेप्सिनोजन एक एसियल एक्टिवेटर की तरह काम करता है। प्रोटीन जब H2O से मिलता है तो प्रोटेज बनाता है, एंड देन पेप्टोन्स बनाता है। अब रेनिन जो कि मिल्क कर्डिंग एंजाइम है, इसका क्या एक्शन है। जो प्रो रेनिन है जब एक्सियल से मिलता है तो रेनिन बनाता है, और जो रेनिन है ये कैजिन के साथ मिलकर पैरा कैजिन बनाता है। ये पैरा कैजिन कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम पैरा कैजिनेट बनाता है, और ये कैल्शियम पैरा कैजिनेट पेप्सिन के साथ मिलकर प्रोटियोजस बनाता है। आगे हम जानेंगे प्रोटीजस का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम बात कर लेते हैं लीवर की। लीवर जो है ह्यूमन इसके शरीर में, ह्यूमन की बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम में इसे जाना जाता है, और जीके में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जैसे कि आपको पता होगा पहले से। जो लीवर है वो बाइल जूस को सिक्रेट करती है, और बाइल जूस गॉल ब्लैडर में जाकर, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, गॉल ब्लैडर में जाके जो है स्टोर हो जाता है। बाइल जूस का इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर क्या है, एक रूम की तरह काम करता है जो कि बाइल जूस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और जब जब इसकी जरूरत पड़ती है तो बाहर सिक्रीट कर देता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सिक्रीट करता है, राइट, जहाँ पर डाइजेशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं पेनक्रियाज की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्लैंड है वो है पैनक्रियाटिक ग्लैंड के नाम से जिन्हें जाना जाता है। और ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर है कि यहाँ पर जो पैनक्रियाटिक जूस है उसकी हाई कंसंट्रेशन रहती है, जैसे बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम होते हैं कैपेबल जो कि हाइड्रोलाइजिंग करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड का।
फ्रूट का हाइड्रोलाइजेशन करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का करना हो या फिर अब हम बात करते हैं पैनक्रियाज एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, पैनक्रियाटिक जो जूस होता है उसमें कौन कौन से पैनक्रियाज एंजाइम पाए जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम है इसको हम कहते हैं लाइपेज। लाइपेज किसकी तरह काम करता है? लाइपेज ये एंजाइम वर्क करता है बाइल जूस के साथ मिलकर, जो कि बाइल जूस जो कि लीवर से प्रोड्यूस होता है, और ये फैट के ब्रेक डाउन करने में, फैट को पचाने में, डाइजेस्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपको पता है, अगर लाइपेज शरीर में भरपूर मात्रा में नहीं होता है, फिर इनर क्वांटिटी में लाइपेज नहीं होता, तो यहाँ पर हमारे स्टोमच को प्रॉब्लम करना पड़ सकता है, हमारे एब्जॉर्प्शन, फैट के एब्जॉर्प्शन में, और इससे जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के का भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिसके सिम्टम्स होते हैं। और फिर हमें फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो फिर हमें डायरिया हो जाता है, फैटी बाउल मूवमेंट्स हो जाता है। तो ये इसके कॉजेस है, मतलब कि क्या इसके सिम्टम्स निकल के आते हैं अगर ये नहीं हो इनफ मात्रा में। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीजेस की, जो हमारा हमने पढ़ा था कैजिन से मिलकर बनते हैं लास्ट में। अब इसका क्या वर्क है? ये भी क्या करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनमें जो इन लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन पाए जा रहे हैं, इसमें जितने भी जर्म्स हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे लाइक बैक्टीरिया और यीस्ट से। अब जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स होता है, अगर ये डाइजेस्ट नहीं हो, अगर मतलब समझ सोच लो कि प्रोटीन्स की मात्रा आपके स्टोमच में नहीं कम हो गई हो, या फिर अनडाइजेस्टेड प्रोटीन प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कॉजेज हो सकते हैं, एल्जेब्रिक रिएक्शंस हो सकती हैं कुछ पीपल्स में, ऐसा होता है एक्चुअली। अब जो पैनक्रियाज एंजाइम्स होते हैं जैसे अमाइलेज, इसका क्या काम होता है, ये शुगर को, सॉरी स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेक हुआ स्टार्च में, एंड स्टार्च जो ब्रेक डाउन हो रहा है शुगर में, किसकी वजह से? एमाइलेज की वजह से। ठीक है, अब ये हमारी बॉडी में एनर्जी का काम करता है। मैंने पहले ही बता दिया था, जो कार्बोहाइड्रेट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट जब स्टार्च में टूटेगा, स्टार्च जब शुगर में टूटेगा, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? स्टार्च है, राइट। अब अगर इसकी मात्रा अगर हमारी बॉडी में इनफ ना हो तो क्या होगा? हमें डायरिया हो सकता है अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट की वजह से, राइट। अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमें डायरिया हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन पैनक्रियाज हार्मोन है। ओके, क्या है? हार्मोन है, कोई एंजाइम नहीं है, हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो है, दिस हार्मोन इज मेड इन सेल ऑफ पैनक्रियाज नोन एज बीटा सेल। याद रखिएगा, यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा सेल्स के बारे में बात करी जाएगी आपसे, तो याद रखिएगा जो ये हार्मोन्स हैं, ये पैनक्रियाजिक जो हार्मोन है, यहाँ पर ये किस सेल से जो है बनता है? बीटा सेल से बनता है। बीटा सेल्स होती है 75% बनी होती है पैनक्रियाटिक हार्मोन्स वाली सेल से। इंसुलिन जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन है, ये हमारी बॉडी में शुगर को डाइजेस्ट करने का काम करता है फॉर एनर्जी के लिए। अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा नहीं, मतलब इनफ नहीं है, जितना हमें चाहिए उतनी नहीं है, तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको बीपी हाई या लो की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पैनक्रियाज हार्मोन के बारे में, जिसको हम कहते हैं ग्लूकागोन। ग्लूकागोन, सॉरी, ग्लूकागोन क्या होता है? अल्फा सेल से बना होता है। 20% सेल्स जो होती हैं पैनक्रियाज जो होता है प्रोड्यूस करती हैं इस हार्मोन्स को। ये जो हार्मोन होता है ये ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करता है। अगर हमारी बॉडी में शुगर जो है लो लेवल में होती है तो ग्लूकागोन हेल्प करता है राइज करने में, और इसको मैसेज भेजता है लीवर को कि अब तुम शुगर को प्रोड्यूस करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारी बॉडी में इसका लेवल कम होते जा रहा है, राइट। आगे हम बढ़ते हैं पैनक्रियाज हार्मोन के थर्ड स्लाइड में, जिसका नाम है गैस्ट्रिन व एमाइलिन। गैस्ट्रिन जो है एक प्राइमरीली मेड हार्मोन है, जो कि गामा सेल या जी सेल से मिलकर बना होता है हमारी स्टोमच में। ये जो पैनक्रियाज है, ये इस में बनता है, पैनक्रियासिस में बनता है ये जो
गैस्ट्रिन है या फिर एमाइलिन है। अब होता क्या है, जो गैस्ट्रिन जो है हमारे स्टोमच में बनता है, प्रेजेंट होता है जी सेल्स में, लेकिन कुछ पैनक्रियास में भी यह बन जाता है और स्टोमच से गैस्ट्रिक एसिड बनाने के लिए स्टूमुलेट या फिर स्टूमुलेट को हम हिंदी में कहते हैं उत्तेजित करना, उसको स्टोमच को उत्तेजित करता है कि गैस्ट्रिक एसिड बनाओ इस टाइप में, ठीक है। जो एमाइलिन होता है वो बीटा सेल से मिलकर बना होता है, में बनता है, और सॉरी, जो एमाइलिन है वो बीटा सेल में बनता है और जो है भूख और खाली पेट में कंट्रोल कराता है। जब हमें भूख लगती है या फिर जब हमारा खाली पेट होता है तो इसमें जो है कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। अब हम बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर विली प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डिओडोनम से शुरू होती है, ठीक है, और ये जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, बहुत मतलब लार्जेस्ट तो नहीं, मतलब लंबी है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा बड़ी है। लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है। अब क्या है यहाँ पर, इसके दो पार्ट हैं, यहाँ पर दो ग्लैंड के बारे में हमें पढ़ना होगा। पहली जो ग्लैंड है उसका नाम है डिओडेनल ग्लैंड, और दूसरी जो ग्लैंड है यहाँ पर इंटेस्टिनियल ग्लैंड, यहाँ पर हमें उनके बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पर जो है डाइजेशन भी देखने को मिलता है और एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिलता है, ओके। जो डिओडोनल ग्लैंड है इसका क्या रोल है, ये जो ग्लैंड है मेनली डिओडोनम और सब म्यूकोसा से कन्फाइंड होती है, और फिर हम कह सकते हैं सीमित होती है। ये ग्लैंड एक बेसिक जो है, जो बेसिक कैल्क्रीन होता है, जो एल्कलाइन जो फ्लूइड होता है, जो एल्कलाइन सिक्रीशन होता है, एल्कलाइन यानी कि आप बोल सकते हैं क्षारीय सिक्रीशन जो होता है उसको सिक्रीट करती हैं, जैसे म्यूशन और एक वीक एंजाइम होता है, मतलब जिसमें एक म्यूशन नाम का एक वीक एंजाइम होता है, ठीक है। अब ये अल्कलाइन सिक्रीशन क्यों करते हैं, देखिए हमारे स्टोमच में जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़े तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा था, एसिडिक था, और यहाँ पर एक बेसिक मीडियम की भी जरूरत पड़ती है, और बेसिक मीडियम सिक्रीट कौन करता है, अल्कलाइन सिक्रीशन होता है, जो कि ग्लैंड करती है डिओडोनल ग्लैंड, और इसमें क्या मिला होता है, म्यूसिन मिला होता है और एक वीक प्रोटियोलिटिक एंजाइम मिला होता है, राइट। अब म्यूसिन जो है फूड को स्लिपरी बनाता है, मतलब कि ऐसा फूड जो इधर से उधर उधर से इधर जा सके, ठीक है। और इससे क्या होता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प मिलती है और प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अगला है इंटेस्टिनियल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है, इन ग्लैंड को क्रिप्ट ऑफ लिब्रिकुलिन के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ये सरल ट्यूबुलर ग्लैंड है जो विली के बीच में जो स्पेस होता है, विली यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से पाया जाता है, उसके बीच में जो स्पेस होता है वहां पर खुल जाती है। इनमें कई टाइप के सेल्स में देखने को मिलते हैं जो म्यूकस और लार्ज नंबर में एंजाइम को सिक्रीट करते रहते हैं ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन हो। इन ग्लैंड की सिक्रीशन से जो है सक्सेस इंट्रिकस जो है बन जाता है यहाँ पर, और इसको सक्सेस इंट्रिकस कहा जाता है, ठीक है। अब जो विली के जो बीच में जो स्पेस था, यहाँ पर से बहुत सारे जो है एंजाइम जो है सिक्रीट होते हैं और म्यूकस भी सिक्रीट होता है ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से कर लिया जाए। अब हम बात करते हैं लास्ट स्लाइड की। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। देखा जाए तो यहाँ पर होता है क्या, फूड जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड, क्योंकि अब डाइजेस्टेड हुआ फूड तो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में विली के रास्ते ब्लड स्ट्रीम में पहुंच चुका है ना, ब्लड स्ट्रीम के रास्ते जिसको जिसकी जरूरत थी उस तक पहुंच चुका है। अब हम यहाँ पर कौन सा फूड आ जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड आ जाता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं जिससे डाइजेशन करते हैं अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट का बाय क्रिस्टाई के द्वारा अनएब्जॉर्ब व अनन्यूट्रलाइज जो प्रोटीन्स होता है, जो रेयरली फैट्स होते हैं
वो यहाँ पर बसे हुए होते हैं या फिर देखने को मिल जाते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो म्यूकस को सिक्रीशन करती है, और क्या कहाँ से करती है, गॉबलेट जो सेल्स होती हैं वहाँ पर से करती है, जो कि एपिथेलियम से बनी होती है। और यहाँ पर क्या होता है, एनस के थ्रू अब जितना भी फूड है, एनस यानी लास्ट पार्ट बॉडी का फूड जो है यहाँ पर से बाहर निकल जाता है, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है। और यही थी फूड जर्नी। यहाँ पर हमने इस बात कर लिया है सारे हार्मोन, सारे एंजाइम, उनके सिक्रीशन, उनके एक्शन के बारे में, सारे डाइजेस्टिव जूस को पढ़ लिया है। पूरी फूड जर्नी माउथ से लेके एनस तक, कैसे फूड कहाँ कहाँ होकर क्या क्या करते हुए कैसे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होके बाहर आ रहा है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि नोट्स को अच्छा बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं, और इतने ही अच्छे नोट्स, ताकि आपको कहीं कहीं जाके ये नोट्स ना ढूंढने पड़े, इसलिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इतने अच्छे नोट्स बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। अगर आपको कुछ क्वायरी करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।